हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डीफनेस। तो आज हम डीफनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो डीफनेस की डेफिनेशन देखते हैं। लॉस ऑफ हियरिंग इन वन और बोथ ईयर, पार्शियली और टोटल, इज कॉल्ड डीफनेस। डीफनेस का मतलब होता है कि इसकी डेफिनेशन के अंदर जो दे रखा हुआ है कि एक कान से या दोनों ही कान से हमें सुनाई ना दे, वो पार्शियली रूप से या टोटल रूप से किसी भी तरह से हो सकता है। या तो पेशेंट को पार्शियली रूप से सुनाई ना दे या टोटली उसकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाए, तो उसे ही हम डीफनेस बोलते हैं। कि हियरिंग एबिलिटी है पेशेंट की, वो लॉस हो जाना, उसका कम हो जाना, या बिल्कुल ही उसका टोटली रूप से ख़त्म हो जाना, पेशेंट बहरा हो जाता है। इस कंडीशन में यही डीफनेस होता है। फिर है इसके टाइप, कि डीफनेस के टाइप कौन कौन से हैं, किस किस तरह से डीफनेस हो रहा है। पहला है कंडक्टिव हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस नाम से ही पता चल रहा है कि जो आउटर ईयर से साउंड को कलेक्ट किया जा रहा है वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा होगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो देखते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस। इट इज़ ड्यू टू ए डिफेक्ट इन दी कंडक्ट ऑफ साउंड फ्रॉम द एक्सटर्नल ईयर टू द इनर ईयर। कि डिफेक्ट आ जाए ईयर साउंड को कनेक्ट करने में। जैसे एक्सटर्नल ईयर है जो हमें बाहर की साइड विजिबल होता है, एक्सटर्नल ईयर साउंड को अपने अंदर लेता है। तो अगर वो साउंड को इनर ईयर के अंदर नहीं पहुंचा पाता कंडक्ट करके, तो उसको हम कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं। फिर है ऑब्स्ट्रक्टिव हियरिंग, ऑब्स्ट्रक्टिव डीफनेस। इट इज़ ड्यू टू ब्लॉकेज इनसाइड द ईयर, एग्जाम्पल ईयर वैक्स फॉरिजन बॉडी। ऑब्स्ट्रक्शन आ गई हो, कोई बाधा आ गई हो, अगर ईयर के अंदर कोई भी फॉरिजन बॉडी या वैक्स ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से ईयर के अंदर ब्लॉकेज आ सकती है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को सुनाई नहीं देगा। फिर है एयर कंडक्शन हियरिंग लॉस। लॉस ऑफ हियरिंग थ्रू द एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर। कि इसके अंदर जो एक्सटर्नल ईयर से साउंड को कलेक्ट नहीं किया जाएगा और उसको मिडल ईयर के अंदर ईयर को और जो साउंड है उसको ना कंडक्ट करके अंदर की ओर नहीं पहुंचा जाएगा, उसको हम एयर कंडक्टिंग हियरिंग लॉस बोलते हैं। फिर है बोन कंडक्शन हियरिंग लॉस। लॉस ऑफ हियरिंग थ्रू इनर ईयर। जो इनर ईयर है, इनर ईयर के अंदर साउंड का ना पहुंचने की वजह से, जैसे बाहर से साउंड आती है तो उसको पेशेंट का जो आउटर ईयर है वो कंडक्ट नहीं कर पाएगा, मिडल और इनर ईयर के अंदर नहीं पहुंचा पाएगा। इनर ईयर के अंदर जो कोकिक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर साउंड नहीं पहुंच पाएगी और आगे की ओर वो नहीं पहुंच पाने की वजह से पेशेंट को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। फिर है फ्लैक्चुएटिंग हियरिंग लॉस। ए sensorineural hearing loss that varies with time, varies with time। कि जो फ्लैक्चुएशन हियरिंग लॉस होता है इसके अंदर जो सेंसरी नर्व होती हैं जो साउंड को कलेक्ट करके लेके अपने ब्रेन के अंदर लेके जाती हैं, अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रखी है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को सुनाई नहीं देगा। फिर है मिक्स्ड हियरिंग लॉस। सेंसोरिन्यूरल एंड कंडक्टिव हियरिंग लॉस अकरिंग टुगेदर। कि मिक्स्ड है, इसके अंदर हम सेंसोन्यूरल और जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है इन दोनों का मिक्सचर है। कंडक्टिव हियरिंग लॉस हमने देखा था कि जो साउंड है वो बाहर की तरफ से कंडक्ट नहीं की जा रही, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। और सेंसोन्यूरल है, इसके अंदर अगर सेंसरी जो नर्व हैं उनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रखी है तो उसकी वजह से पेशेंट को सुनाई नहीं देगा, आगे की ओर जो साउंड है, साउंड वेव है वो आगे की तरफ मूव नहीं करेंगी। फिर है सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस। लॉस ऑफ हियरिंग इन्वॉल्व द कोकियल एंड हियरिंग सीवर। जो कोकिक्स वगैरह कोकिल वगैरह प्रेजेंट होते हैं इनर ईयर के अंदर, उनके अंदर प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से पेशेंट को सुनाई नहीं देता है। फिर है सडन हियरिंग लॉस, अचानक से। ए सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस विद ए सडन ऑनसेट। अचानक से होता है पेशेंट को, अचानक से हियरिंग लॉस हो जाता है, उसको सुनाई नहीं देता। ये रिलेटेड है सेंसोन्यूरल से। उसके अंदर जैसे नर्व हैं जो हमें ब्रेन के अंदर जाती हैं, सेंसरी नर्व जिनसे हमें सुनाई देता है, अगर उसके अंदर प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से ये अराइज हो सकता है। तो हमने ये देखा डीफनेस की डेफिनेशन और इसके टाइप। अब हम देखते हैं इसके कोज, कि और कौन कौन से कोज हैं जिसकी वजह से डीफनेस पेशेंट को हो सकता है। पहला है कॉन्जेनाइटल। जन्मजात भी पेशेंट को ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसको सुनाई ना दे, ऐसा उसकी मदर के अंदर कोई प्रॉब्लम होने की वजह से ये कॉन्जेनाइटल प्रॉब्लम्स पेशेंट के अंदर हो सकती है। फिर है फोरिजन बॉडी। अगर कोई बाहर से कोई पदार्थ उसके कान के अंदर गया हुआ है तो उसकी वजह से, जैसे हमने ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ा था, ऑब्स्ट्रक्टिव रिलेटेड हियरिंग लॉस, तो उसी तरह है, अगर कोई फोरिजन बॉडी या वैक्स वगैरह कान के अंदर इकट्ठा हो रखा है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को सुनाई नहीं देगा। फिर है परफोरेशन ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। जो कान का पर्दा होता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है, अगर उसके अंदर कोई बाधा आ रखी है, उसके अंदर छेद हो रखा है, तो जो साउंड है वो आगे की तरफ नहीं जाएगी, वहीं पर रुक जाएगी, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को सुनाई नहीं देता। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, हमने ओटाइटिस मीडिया पढ़ा था, मिडल ईयर के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसकी वजह से उसका एक कॉम्प्लिकेशन है, डीफनेस हो जाएगा पेशेंट को।
फिर है बॉम्ब ब्लास्ट और सडन लाउड नॉइज। अगर अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए किसी भी जगह पर, तो जो लाउड नॉइज है उसकी वजह से अचानक से पेशेंट को सुनाई देना बंद हो सकता है। फिर है वायरल इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एग्जाम्पल रूबेला और सिफिलिस। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान मदर को रूबेला और सिफिलिस है, कोई अदर इन्फेक्शन है, तो उससे बच्चे के अंदर डीफनेस की कंडीशन होने के चांस होते हैं। सम टॉक्सिक ड्रग्स, एग्जाम्पल क्विनाइन और जेंटामिसिन। तो ये मेडिसिन अगर पेशेंट लेता है, टॉक्सिक ड्रग्स का यूज करता है, तो उसकी वजह से भी डीफनेस हो सकता है। एक्सेसिव वैक्स एक्यूमिलेशन, अगर ज़्यादा मात्रा में वैक्स कान के अंदर इकट्ठा हो रखा है, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रखी है, तो पेशेंट को कुछ भी सुनाई नहीं देगा। ट्यूमर, अगर कान के अंदर ट्यूमर हो रखा है कौन से भी पार्ट के अंदर, मिडल आउटर इनर, तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को सुनाई नहीं देगा। फिर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया हो रखा है, मिडल ईयर ईयर का इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से भी पेशेंट के अंदर डीफनेस हो सकता है। ट्रोमा इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर ट्रोमा हो गया, तो जो उसकी नर्व वगैरह है वो डैमेज हो गई हो, तो उसकी वजह से सेंसरी स्टिमुलेशन या ईयर वाली जो नर्व है, सेंसरी नर्व, उनका रिस्पॉन्स ब्रेन नहीं करेगा। और है ओल्ड एज, ओल्ड एज में एज बढ़ने की वजह से भी जो फंक्शन है वो कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की हियरिंग एबिलिटी है वो कम हो सकती है। फिर हैं इसके सिम्टम्स, कि हमें पेशेंट के अंदर सिम्टम्स क्या क्या शो होंगे। स्लोली डिक्रीज हियरिंग कैपेसिटी, जो पेशेंट की हियरिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। टिनिटिस, पेशेंट को घंटियों जैसी आवाज़ कानों के अंदर सुनाई देगी। फिर है इन कंडक्टिव डीफनेस, अगर पेशेंट को कंडक्टिव डीफनेस है, जिसके अंदर उसका आउटर ईयर है वो साउंड को कंडक्ट नहीं कर सकता, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट स्पीक स्लोली, वो बोले तो होगा धीरे धीरे। एंड इन सेंसरी डीफनेस, वो धीरे धीरे बोलेगा, लेकिन जो सेंसरी डीफनेस है उसमें पेशेंट लाउडली बोलेगा। उसकी जो सेंसरी नर्व है वो आगे जाकर अच्छा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही है, उनके अंदर डैमेज आ रखा है, तो उस कंडीशन में पेशेंट लाउडली बोलेगा। ये इसके हमने साइन सिम्टम देखे। फिर है इसके हम मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या करेंगे। रेस्ट्रिक्ट ऑफ ऑक्सीटोक्सिक ड्रग्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफनेस, हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे ऑक्सीटोक्सिक ड्रग्स को, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, डिफनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे। फिर है इफ ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर वी शुड क्लियर बाई इरिगेशन विच सीरिंज और नीडल, अगर ईयर के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रखी है, कोई भी बात आ रखी है, कोई फोरेजन बॉडी प्रेजेंट है, या ट्रोमा हो रखा है, या कोई ट्यूमर वगैरह प्रेजेंट है, तो हम उस ऑब्स्ट्रक्शन को इजीली सीरीज या निडल के द्वारा बाहर निकाल देंगे। फिर है यूज हियरिंग एड्स इन केस ऑफ डीफनेस, अगर कंप्लीट डीफनेस हो गया है, तो उस कंडीशन में हम हियरिंग एड्स पेशेंट को प्रोवाइड कर देंगे, जिससे वह सुन सकता है। फिर इसके बाद में है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। इफ परफोरेशन ऑफ ईयर ड्रम टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अकर वी हैव टू डू टिम्पेनो प्लास्टी, इसके अंदर जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रखी है, उसके अंदर छेद हो रखा है, तो हम इस ऑब्स्ट्रक्शन को टिम्पेनोप्लास्टी के द्वारा, उसकी सर्जरी के द्वारा उसको हम रिपेयर कर देंगे, वो ठीक कर देंगे। उसके अंदर जो छेद हो रखा है उसको हम जो पहले वाली कंडीशन थी उसकी नॉर्मल था वो नॉर्मल कर देंगे, जिससे पेशेंट को सुनाई दे सकता है। फिर है इसके नर्सिंग मैनेजमेंट। इनकरेज पेशेंट एंड फैमिली टू यूज साइन ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज, हम पेशेंट और फैमिली को इनकरेज करेंगे, कहेंगे कि वो नॉन वर्बल लैंग्वेज का यूज करें, कोई साइन का यूज करें, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, पॉइंटिंग, बॉडी मूवमेंट एंड अदर कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेशन के लिए नॉन वर्बल तरीके से नॉन वर्बल लैंग्वेज का यूज करके पेशेंट से बात करेंगे जब उसकी सर्जरी हुई है उस टाइम। इंस्ट्रक्ट फैमिली और द पीपल क्लोज टू द पेशेंट ऑन हाउ टेक्निक ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन सो दैट दे कैन इंटरेक्ट विद पेशेंट, हम पेशेंट के फैमिली मेम्बर को इंस्ट्रक्ट करेंगे टू द पीपल क्लोज टू द पेशेंट, कि वह पेशेंट के पास रहें, ऑन हाउ टेक्निक ऑफ इफेक्टिव, और वो ये देखें कि कम्युनिकेशन के लिए कौन सी टेक्निक इफेक्टिव है, कौन से तरीके से हम पेशेंट से बात करें जिससे वो अच्छी तरह से हमारे साथ बात कर सके, अच्छा उसका इंटरेक्ट हो सके। फिर है इंस्ट्रक्ट टू यूज हियरिंग एड टू प्रोमोट हियरिंग, हियरिंग को बढ़ावा देने के लिए पेशेंट को हियरिंग एड्स प्रोवाइड करने चाहिए। कंसल्ट विद सोशल वर्कर फॉर कम्युनिटी रिसोर्सेज फॉर वोकेशनल रिहेबिलिटेशन काउंसलर सपोर्ट ग्रुप, और पेशेंट को डीफनेस हो रखा है या कम्प्लीटली या पार्सली, तो हम पेशेंट की जो सोशल वर्कर है वहाँ पर, और जो कम्युनिटी है और उसका जो वोकेशन था वो जहाँ पर भी काम करता था, उसकी जो पहले वाली कंडीशन थी उसको हम मेंटेन करेंगे, पेशेंट को रिहेबिलिटेट करेंगे, और उसको सपोर्टिव ग्रुप के द्वारा उसको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो पहले वाली कंडीशन के अंदर आ सके और वो नॉर्मल लाइफस्टाइल जी सके अपना। तो आज हमने पढ़ा डीफनेस, बहरापन। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।